नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आ रहा हूं। आज सबसे पहले मैं किस्सा गोई परिवार को शारदीय नवरात्र जो कल से शुरू हुआ है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। 9 दिन का ये त्योहार, बड़ा त्योहार, इसके बाद दशहरा, 9 दिन तक धूम मचेगी शक्ति की आराधना की। अलग अलग दिन अलग अलग शक्तियों की पूजा की जाती है। मैं शुभकामनाएं अपनी और किस्सा गोई परिवार की तरफ से सभी को, ये अच्छे से आप इस त्यौहार को मनाएं, पूरी श्रद्धा से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं और जहाँ जहाँ मूर्तियाँ रखी गई हों दुर्गा पूजा की, वहाँ बच्चों के साथ घूमें, कलाकारों की कलाकारी को देखें। आज का वाकया है बिहार की राजधानी पटना से, और हालिया है, पुराना नहीं है। 23 सितंबर 2023 को पटना के सिटी एसपी पूर्वी संदीप सिंह के कार्यालय में पूर्णिया जिले के एक नामी गिरामी बिल्डर मोहम्मद अजीम बहुत घबराते हुए आए। उन्होंने बताया कि साहब, मेरा 16 साल का बेटा अली असगर पटना शहर के एक लॉज में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। मैं सोच सकता हूँ या तो वो नीट की तैयारी कर रहा होगा, यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग में से किसी एक की तैयारी। उम्र से यही लग रहा है कि इंटरमीडिएट करने के बाद वो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए तमाम कोचिंग संस्थान बड़े बड़े पटना में हैं, वहाँ पर गया होगा। तो बताया कि वो वहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। 17 सितंबर से उससे हम लोगों से कोई संपर्क नहीं हुआ। 17 को जब दोपहर के बाद घर में से किसी ने, उसके भाई ने शायद, बात करने की कोशिश की तो मोबाइल फोन स्विच ऑफ आया। ये थोड़ी अनयूजुअल बात थी। बच्चे जब घर के बाहर रहते हैं और माँ बाप उनका नज़दीक से सुपरविज़न करते हैं तो ये आदेश ज़रूर रहता है कि भाई मोबाइल ज़रूर खोले रहना। घबराहट होती है जब किसी को फ़ोन करना हो। माँ हैं, कम से कम सुबह शाम ज़रूर फ़ोन करती हैं अपने बच्चों को जो पढ़ने के लिए बाहर गए हैं। क्या खाया, कितने बजे सोए, पेपर का सेंटर पता लगा कि नहीं लगा। इस तरह की छोटी मोटी क्वेरीज हर माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। 2-3 घंटे तक जब मोबाइल स्विच ऑफ आया तो ये बात अली असगर के पिता मोहम्मद अजीम को बताई गई, घर वालों ने बताई। इसके पहले कि वो इस बारे में कुछ सोचते, उनके फ़ोन पर अली असगर के ही नंबर से, यानी बेटे के ही नंबर से एक फ़ोन आया। फ़ोन को उठाते ही मोहम्मद अजीम ने डांटने की शैली में ये कहा कि फ़ोन क्यों बंद रखते हो, घर वाले परेशान हो रहे हैं। तभी उधर से दूसरी आवाज़ आई और उसने कहा कि ये सब ड्रामा मत करो, 20 लाख रुपए का इंतज़ाम करो, तुम्हारा बेटा हमारे कब्ज़े में है। अजीम साहब ने ये जानने की कोशिश की कि भाई आप कौन हैं और क्या दुश्मनी है और क्यों, लेकिन फ़ोन काट दिया गया। उन्होंने इस बात का जिक्र न घर वालों से किया और न ही किसी अपने यार मित्र से किया। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया। जब फ़ोन आया तो उन्होंने कहा भाई हमें थोड़ा मौका दीजिए, 20 लाख हमारे पास नहीं है। फिर फ़ोन करने वालों ने इनको
इनके सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि यहाँ काम कर रहे हो, वहाँ काम कर रहे हो, वहाँ काम कर रहे हो, और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो कि तुम्हारे पास 20 लाख रुपए नहीं है। बहरहाल इस तरह की बातचीत किडनैपर्स और बच्चे असगर अली के पिता के बीच 5 दिनों तक होती रही। 17 को ये बात पहली बार हुई और उसके बाद 5 दिनों तक ये बात होती रही। अब मोहम्मद अजीम साहब ने अपनी तरफ से फ़ोन करने वालों को कहा कि आप बेटा आपके पास है तो आप उससे पूछ लीजिए कि कितना घर में पैसा आता है या कहाँ रखा हुआ है या क्या हम लोगों की हैसियत है, और ये भी कहा कि मेरी बेटे से बात करा दीजिए। 3 दिन से लगातार बेटे से बात करने की जिद कर रहे बाप को जब बेटे की तरफ से कोई कॉल नहीं आई और अपहरणकर्ताओं ने उससे बात नहीं कराई, तब वो परेशान होकर सिटी एसपी के पास गए। फौरन थाने पर भेजा गया। किडनैपिंग यानी फिरौती के लिए अपहरण, किडनैपिंग फॉर रैंसम की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। एक टीम बनाई गई और पहला काम असगर अली यानी अपहरित बच्चे के मोबाइल फ़ोन की डिटेल्स निकालनी शुरू की। चूँकि उसी के फ़ोन से बार बार बात हो रही थी, और एक बात उसने और बताई उसके पिता ने कि इस बीच मैंने थोड़ा टाइम गेन करने के लिए ये कहा कि मैं 50,000 अभी भिजवा देता हूँ, कहाँ भिजवाऊँ? उन्होंने कहा बच्चे के अकाउंट में डाल दीजिए, हम निकाल लेंगे। अजीम ने अपने बच्चे के अकाउंट में 50,000 डलवा दिए और 1 घंटे में ही वो पैसा निकाल लिया गया। ये बात भी बताई गई तो फिर फ़ौरन बैंक से कांटेक्ट हुआ और अकाउंट नंबर से कौन सा नंबर एटीएम का है उससे कांटेक्ट हुआ। वहाँ पर जाकर उस एटीएम से वो फ़ोटोग्राफ जो ग्राहक आते हैं और कैश निकालते हैं उनकी वहाँ जो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है उसमें फ़ोटोग्राफ कैद होती है, लेकिन उस एटीएम का वो सीसीटीवी कैमरा ख़राब था। शायद जानबूझकर ऐसे ख़राब कैमरे वाले एटीएम से वो 50,000 रुपये निकाले गए थे। 23 तारीख को जब मोहम्मद अजीम ने ये लिखवाया, हुलिया लिखवाया, कपड़े लिखवाए, उम्र लिखवाई, तो ये पता लगा कि साहब इस उम्र, हुलिये और ऊंचाई लंबाई की बॉडी एक पूर्णिया के एक तालाब में मिली थी, और वो भी 20 सितंबर की शाम को। वो जब उतराई होगी, गांव के लोगों ने देखा होगा, पुलिस को बताया होगा, पुलिस ने बाहर निकाला होगा, पंचायतनामा किया होगा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया होगा, 72 घंटे हो गए होंगे, तो उसको अज्ञात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पटना पुलिस ने उसकी फ़ोटोग्राफ मंगाई और मोहम्मद अजीम साहब को दिखाया कि कहीं ये आपका बेटा तो नहीं है। फ़ोटो देखते ही अजीम समझ गए कि बेटा हमारा अब इस दुनिया में नहीं है। वो भागे कि साहब इसकी लाश हमें किसी तरह से मिल जाए। पूर्णिया पहुँचे, वो पूर्णिया के रहने ही वाले थे, वहाँ उनके तमाम अपने रसूख का इस्तेमाल किया, लेकिन पता ये लगा कि साहब उसको तो अज्ञात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और उसकी टी शर्ट और हाफ पैंट ये दोनों ही जब पोस्टमार्टम के समय में बॉडी से कपड़े उतारे जाते हैं, वो सब थाने पर ही रखी हुई है। अजीम ने बच्चे की वो कपड़े इकट्ठा किए। पोस्टमार्टम में ये भी लिखा हुआ था कि इसे मतलब कॉज ऑफ डेथ
as a result of hemorrhage, shock and hemorrhage due to gunshot injury. दूसरी चीज़, उसके चेहरे को एसिड से बुरी तरह जलाया गया था ताकि लाश की पहचान न हो सके, ये न पता लगे कि जो लाश मिली है वो असगर अली की है। ये बहुत गंभीर बात थी, परेशान करने वाली बात थी, लेकिन पुलिस के पास वो नंबर था जिस नंबर से 5 दिन तक लगातार अजीम किडनैपर से बात करते रहे थे। उन सब की लोकेशन, कॉल का ड्यूरेशन, कॉल के में बातचीत करने वालों में कितने लोगों ने बातचीत की, उसको एनालाइज करने के लिए जो आजकल बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, एनालिसिस सॉफ्टवेयर, उन पे डाल के उनकी लोकेशन को ट्रैक किया गया कि कब वो तालाब तक पहुँचे, कहाँ से पहुँचे और किससे किससे उस लोकेशन पर बातचीत हुई। पुलिस को सफलता मिली और पुलिस ने ये अंदाज़ लगा लिया या ये उस एनालिसिस से ये पता कर लिया कि इस घटना में कुल 3 लोग शामिल हैं। जो लॉज से उसे लेकर पूर्णिया की तरफ वो मैपिंग होती है कि ये नंबर जब चला तो किस किस टावर के कांटेक्ट में होता हुआ कहाँ कहाँ तक पहुँचा, कहाँ से कॉल की गई, कब वो स्विच ऑफ हुआ, कब वो फिर से स्विच ऑन हुआ, फिर कहाँ से कॉल की गई, फिर उसके बाद तीनों एक साथ तो तालाब के पास कैसे पहुँचे। तो जब मैप पूरा बनाया गया तो अंदाज़ बिल्कुल सटीक बैठा कि इसमें कुल 3 लोग होंगे। वायसी थाना था जहाँ पर वो तालाब था, जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने और आगे इसको डिटेल इसका पता करना शुरू किया। सिटी एसपी पूर्वी संदीप सिंह ने बड़ी मेहनत की इस केस में और तीनों आरोपी जिन्होंने इस हत्या को, इस घटना को अंजाम दिया था, एक एक करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 आरोपी साहिल अंजुम और नावेद रज़ा ये असगर अली के मित्र थे और उसी के साथ पढ़ते थे। बहुत ही गंभीर बात है। पुलिस ने इनके पास से और इनमें से एक शहनवाज, संभवतः उसका नाम था शहनवाज, इसको महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में असलहे बरामद हुए। 50,000 रुपये जो इनके फादर ने जमा किए थे, जो इन लोगों ने निकाल लिए थे, वो भी बरामद हो गए। इनके पास से 2 पिस्टल, 12 कारतूस, पैसे और बाकी चीज़ें बरामद हो गई थी। 2 पिस्टल, 11 जिंदा कारतूस, मोबाइल और असगर अली का ATM कार्ड, जिससे इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके, एक पैसा भी नहीं छोड़ा था, सारा पैसा वहाँ से निकाल लिया था। किडनैपिंग की इस घटना से पूर्णिया, ये पकड़े गए लोगों ने बताया कि साहब, हम लोगों के दिमाग में आया कि बहुत बड़े बिल्डर का लड़का है, यहीं पढ़ता है, सॉफ्ट टारगेट है, इसको घुमाने के बहाने हम लोग पूर्णिया तक ले चलेंगे। और वो आराम से उनकी गाड़ी में बैठ गया कि घूमने चलते हैं, शाम तक लौट आएंगे। और रास्ते में ही उसको गाड़ी में छोड़ के एक ढाबे में बाहर निकलकर उसके पिता को फ़ोन किया गया उसी नंबर से कि 20 लाख रुपए का इंतज़ाम करो। वो बार बार 20 लाख रुपए को कम कराने की बात करते रहे। हम लोगों को लगता रहा कि ये पैसा दे सकता है, किसी वजह से टाल रहा है।
बच्चे से हम लोग बार बार पूछते थे किन किन साइट्स पे काम हो रहा है। ये बात भी उसको बताई गई, उसे ये समझ में भी आ गया कि हम लोगों को सब बात पता है कि पैसा उसके पास है, वो दे नहीं रहे हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने 50,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, जो एटीएम से हम लोगों ने निकाल लिए। सबसे बड़ी जब ये पूछा गया कि क्यों आखिर मार दिया, ठीक है 10 लाख पर वो लगभग तैयार हो गया था, थोड़े समय की बात कर रहा था, 10 लाख रुपए मिल जाते। तब इन दोनों ने बताया, नावेद और अंजुम ने, नावेद रज़ा और साहिल अंजुम ने, कि चूंकि वो हमारा मित्र था, मित्रता के नाते ही हम लोग उसे अपने साथ घुमाने ले गए थे, और हम जानते थे कि ये जैसे ही बाहर निकलेगा, जैसे ही घर वाले या पुलिस वालों के पास पहुंचेगा, ये हम दोनों का नाम जरूर बताएगा और फिर हम लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए हमें इन्हें मारना ही था। 1-2 दिन में अगर पैसा मिल जाता तो पैसा लेने के बाद मारते, लेकिन जब ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा आनाकानी कर रहा है तो उसी दिन रात में उसे मार के उसकी लाश को हम लोगों ने तालाब में फेंक दिया। इन तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। आज की घटना देखिए, वैसे तो मोबाइल फ़ोन और ख़ासकर एंड्रॉयड वाला सीडीआर, जीपीएस लोकेशन, सीसीटीवी फुटेजेस, सीडीआर की सेल आईडी के लोकेशन के कारण, मतलब इतनी चीज़ों के कारण देश भर में अपहरण की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ। आप चाहें तो ये डाटा एनसीआरबी से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से निकलवा सकते हैं या उनकी साइट पर देख सकते हैं। बड़ी कंसिडरेबल कमी आई है। लेकिन फिर भी आपराधिक मानसिकता जो आज की तारीख में युवाओं में पनप रही है, आपराधिक मानसिकता, युवाओं के व्यवहार में एक बड़ा भारी परिवर्तन है। यंगस्टर्स के खर्चीला व्यवहार, अपवाद को अगर आप छोड़ दीजिए तो उनके व्यवहार में खर्च करना ये आ गया है। खर्चीला व्यवहार, कॉफ़ी हाउस में ही कॉफ़ी पिएंगे, फिल्में देखने जाएंगे, खाना वो बड़े बड़े संस्थानों से मंगाएंगे, स्विगी या जो तमाम वो हैं ऑर्डर करके मंगाना, सब महंगा है। पैसे, मोटरसाइकिल ज़रूर रखना चाहेंगे, रोज़ उसका 500 रुपये का तेल का खर्चा है। अगर कोई गर्ल फ्रेंड है तो ये खर्चा 10 गुना ज़्यादा होगा। तो ये खर्चीला स्वभाव, ये भी एक ऐसी घटनाओं के पीछे का कारण है। आपराधिक मानसिकता, खर्चीला स्वभाव और शॉर्टकट से पैसा प्राप्त करना या शॉर्टकट से पैसे की लालच, इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कभी कभार और कहीं कहीं इन्हीं कारणों से अभी भी अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। पहले ये अपहरण इंडस्ट्री यानी उद्योग की तरह चलता था। सब इस बात से सहमत होंगे, बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपहरण के गैंग, ये भी उद्योग की तरह चलाए जाते थे। उठाने के लिए अलग लड़के, रखने के लिए अलग जगह, निगोशिएशन के लिए अलग आदमी, पैसा हवाला से कैसे ट्रांसफ़र होगा, किसके अकाउंट में जाएगा, कैसे वहाँ तक आएगा, इसका अलग आदमी। बिल्कुल कॉरपोरेट व्यवहार था 90 के दशक में। 90 के दशक में ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द था। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सब जगहों पर ये एक इंडस्ट्री यानी शॉर्टकट में पैसा कमाने का सबसे बड़ा साधन था। 2010 के बाद से धीरे धीरे ज़्यादातर अपहरण में इन्हीं कारणों से, सीसीटीवी फुटेज से, एंड्रॉयड फ़ोन की लोकेशन से, सीडीआर से और जीपीएस लोकेटर से, सीडीआर की एनालिसिस करने वाले जो बहुत ही अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं आज की तारीख में। आप डाटा भरिए, जो क्वेश्चन आप करेंगे, जाने की दिशा, आने की दिशा, ठहरने की दिशा, बात करने की बात,
किस नंबर से बात की, किससे रिसीव हुआ, किसको कॉल किया, ये सारी चीज़ें एक क्लिक पर, माउस के एक क्लिक पर, टाइप की एक बटन पर ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो धीरे धीरे ज़्यादातर अपहरण में अपराधी पकड़े या मारे जाने लगे। तो इस अपराध में गिरावट आ गई और इसका कारण, जो मुख्य कारण था, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस ही था। ये जो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, वही सहायक हुई इस तरह के अपराध में, इस तरह की गिरावट के लिए। और मैंने बताया कि एनालिसिस के लिए जो बहुत अच्छे अच्छे और बहुत ही मॉडर्न जो सॉफ्टवेयर आए हैं, उससे ये काम बहुत आसान हो गया। हम लोगों के ज़माने में जब हम लोगों ने शुरू किया था सर्विलांस, उत्तर प्रदेश पुलिस में एसटीएफ ने ही शुरू किया था। सर्विलांस की पहली कॉल भी हम लोगों ने लगवाई थी, पहली सीडीआर भी उत्तर प्रदेश में हम ही लोगों ने निकलवाई थी। तब इसके एनालिसिस के एक्सेल के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था, और एक्सेल में भी जो क्वेरीज थी वो बहुत कम थी। मैनुअली हम लोग इसको, किसकी कितनी कॉल हैं, 4 खड़ी लाइन और 1 तिरछी लाइन, यानी 5 कॉल हैं। हम लोगों के साथ के जो कर्मचारी थे वो रात भर मैनुअली इसको एनालाइज करते थे कि किस कॉल पर कितनी बात की, कम कॉल वाली कौन कौन से नंबर हैं, ज़्यादा कॉल वाली कौन कौन से नंबर हैं। तब उससे दिमाग लगा के लोकेट किया जाता था कि ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं। और नए जो एनालिसिस टूल्स हैं, उनसे इस तरह के अपराधियों को जब अकाउंट फॉर करना शुरू कर दिया, तो वो जो पुराने तरीके थे वो सब बंद हो गए। हालांकि जब ये अकाउंट फॉर होने लगे तो इन लोगों ने भी, अपराधियों ने भी 2 कदम आगे निकल के उसकी भी काट, क्योंकि जेल गए, जेल में बातचीत हुई, वहाँ से बाहर आए कि कैसे पकड़े गए थे, आइंदा से ये गलती नहीं करनी है, तो उसकी भी काट उन लोगों ने निकालनी शुरू की। और आप ये समझें कि 2005 से लेकर और 2012-15 के बीच की जो किडनैपिंग्स हुई हैं, उसमें रैंसम कॉल हमेशा नए फ़ोन और नए सिम से की गई है। ये भी पता लग गया कि अगर नया सिम लगा के पुराने फ़ोन से कॉल करेंगे तो पुराने नंबर का पता लग जाएगा, उससे किससे किससे बात हुई है उससे पता लग जाएगा। क्योंकि चीज़ें अपराधियों को अदालत में ट्रायल के समय वकीलों के माध्यम से पता लगती रही, कुछ अखबारों में भी आता रहा, इसलिए उनको सब पता है। तो ये रैंसम कॉल नई सिम, नए मोबाइल फ़ोन और जहाँ किडनैपी को रखा है वहाँ से 4 से 10-20 किलोमीटर दूर जाकर ये रैंसम कॉल होने लगी। दूसरी चालाकी इन लोगों ने शुरू की कि जब इनको किडनैपिंग एग्जीक्यूट करनी होती थी तो अपने सारे मोबाइल अपने घरों पर या किसी एक जगह पर छोड़ के आते थे, और किडनैपिंग को एग्जीक्यूट करते समय जो भी 4, 6, 10 लोग हुआ करते थे, वो सब नए सिम और नए मामूली फ़ोन जो उस समय तक बाज़ार में आ गए थे, सस्ते वाले फ़ोन, नोकिया 100 टाइप के फ़ोन, उसको ले लेते थे। और जैसे ही एग्जीक्यूशन पूरा हो जाता था या फेल हो जाता था तो सिम और मोबाइल दोनों को डिस्ट्रॉय कर देते थे, ताकि पुलिस अगर इसका सहारा भी ले, मतलब वो बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर जान गए थे कि सिम से पता कर लेती है, मोबाइल से पता कर लेती है। तो उन्होंने कहा, अच्छा बेटा अब आओ पता करो। हमने इससे किया और उसके तुरंत बाद जैसे ही सक्सेसफुल हुआ एग्जीक्यूशन किडनैपिंग का, वैसे ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन पुलिस को भी इसकी काट मिल गई कि जहाँ से कॉल हुई है उसमें सेल आईडी आनी ही आनी है, यानी उसकी लोकेशन आनी है, यानी हर कॉल के साथ वो आती है। तो पुलिस को पहला क्लू मिल जाता है। जैसे लखनऊ से किसी को उठा कर ले गए और मध्य प्रदेश में भोपाल में रख दिया कॉल करने के लिए। हो सकता है वो भोपाल में निकल कर कहीं कॉल करें, सीहोर से कॉल कर लें, उज्जैन से कॉल कर लें, तो पुलिस ये बात जान जाती है या कंफर्म हो जाती है कि उसको या किडनैपर्स दोनों या दोनों में से एक मध्य प्रदेश में है और लखनऊ से ले गए हैं। तो लखनऊ से जाने वाले जितने रास्ते हैं उनमें टोल, उनमें तमाम चीज़ें हैं, पुलिस हाथ पैर मारना शुरू कर देती है। और आगे की अगर ज़्यादा कॉल की उन्होंने तो ज़्यादा एनालिसिस की गई और फिर ज़ीरो डाउन करने में आसानी होती है।
बड़े और इस्टेब्लिश्ड किडनैपिंग गैंग्स जो थे पहले के, वो कभी किडनैपी को मारते नहीं थे, उनका नुकसान नहीं करते थे, डराते थे और सतर्क रहते थे। उनका बिल्कुल फूल प्रूफ सिस्टम रहता था, लेकिन वो मारते नहीं थे। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन, जब उनको पता लग जाए कि अब हम पकड़े जाएंगे या हम पहचान लिए गए हैं, तभी शायद कभी एक आध। मैं दो बड़े इस्टेब्लिश किडनैपिंग गैंग्स की बात करूंगा 90 के दशक के, राजू भटनागर गैंग और बबलू श्रीवास्तव गैंग। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किडनैपिंग की और पूरे देश में की। किसी एक मोहल्ले, जिले या किसी एक एरिया में नहीं, पूरे देश में की इन दोनों ने। लेकिन इन्होंने कम से कम मेरी जानकारी में किसी भी किडनैपी को मारा नहीं था। हो सकता है मेरी जानकारी में न हो, एक दो इन लोगों ने कहीं किसी पर्टिकुलर वजह से मार दिया हो, लेकिन ये पूरा ध्यान रखते थे जब तक इनको रैंसम न मिल जाए, धमकाएंगे, चमकाएंगे, इनसे कहेंगे, उनसे कहेंगे, रिश्तेदारों से कहेंगे, लेकिन मारते नहीं थे। और फिरौती भी कोई ऐसा नहीं कि 10, 20, 50 हज़ार लेते थे। ये 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक की फिरौती इन दोनों ने अलग अलग किडनैपिंग के केसेस में ली है। अच्छा, दूसरी काट इसकी ये है कि दूसरा जो राइडर है अब इस तरह की किडनैपिंग के कम होने का, कि पहले हवाला प्रचलन में था। 10 करोड़ अगर कहा, वो देने को तैयार हो गया, उनका ठीक है, फलां जगह 10 रुपए की नोट लेके जाना, उसका नंबर उसको बताना और इतना पैसा फलां हवाला ऑपरेटर को और इतना पैसा फलां ऑपरेटर को दे देना। ऑपरेटर से पूछ लेते थे, पैसा आ गया, उसने कहाँ साहब आ गया, दुबई में वो ट्रांसफ़र हो गया, मिडिल ईस्ट की किसी कंट्री में ट्रांसफ़र हो गया, और फिर वहाँ से इन लोगों ने वो पैसा प्राप्त कर लिया। लेकिन वर्तमान समय में डिजिटलाइजेशन के इस दौर में इतना बड़ा ट्रांजैक्शन इस तरह से पॉसिबल नहीं है। हवाला ट्रांजैक्शंस पे बहुत नज़र रखी जाती है, और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन में 2 चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं, आधार और पैन। और इतने बड़े ट्रांजैक्शन में बिना आधार और पैन के आज की तारीख में कोई रिस्क नहीं लेता है। और अगर गैंग्स ने तैयार करके किसी को इतना बड़ा ट्रांजैक्शन किया भी, तो ये फिगर आउट हो जाता है, पॉइंट आउट हो जाता है कि बड़ा ट्रांजैक्शन है, बिना रूल्स को फॉलो करके किया गया है। तो उसको पहले तो ये, मतलब मैं लखनऊ में ही जानता हूँ, जो दुबई में और खाड़ी देशों में लोग काम करते हैं, वो वहाँ से भी हवाला से पैसे भेजते थे और यहाँ से भी हवाला से पैसे उनको भेजे जाते थे। क्राइम वाले यहाँ से भेजते थे और जो कमाने धमाने गए हैं वो अपने घर के लिए वहाँ से भेजते थे। दोनों में ही हवाला ऑपरेशन हुआ करता था। अब आज की तारीख में ये संभव नहीं है। और किडनैपी के मारे जाने की संभावना तब 90% से ऊपर होती है जब या तो किडनैपर्स किडनैपी के पहचान वाले हों, किडनैपी उनको अच्छी तरह से पहचान रहा हो, या बिल्कुल नौसिखिया गैंग हो। नौसिखिया गैंग, उसे जरा सा शंका हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ वो किडनैपी को लेके गाड़ी से जा रहे हैं, रेगुलर कोर्स में कहीं चेकिंग लगी हुई है और हाथ पांव फूलने लगेंगे, किसी तरह से कोशिश करेंगे कि निकल जाएं, भागने की कोशिश करेंगे, और तो और अगर बैक कर लिया तो उन्हें लग जाएगा, उन्हें शंका हो जाएगी कि लगता है पुलिस को खबर हो गई है कि किडनैपिंग हो गई है, हम लोग लेके जा रहे हैं, थोड़ी देर में उसे मार देंगे। तो बिल्कुल नौसिखिया गैंग, जिसको ट्रांसपोर्टेशन या रखने में जरा सी भी दाएं बाएं हुआ कि इन्होंने किडनैपी को मारा। आज की घटना में भी यही हुआ। किडनैपर्स अली असगर के दोस्त थे, साथ पढ़ते थे और वो जानते थे कि निकलते ही ये हमारा ही नाम बताएगा, इसलिए उसी रात उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस पूरे प्रकरण में पिता जो उनके थे मोहम्मद अजीम, उन्होंने भी बहुत बड़ी गलती की। वो अपने स्तर से 5 दिन तक किडनैपर से नेगोशिएट करते रहे। पहली कॉल जब आई थी तब वो, जो डिटेल एनालिसिस के बाद पता लगा कि तब वो गाड़ी में ही किडनैपी को लेके जा रहे थे, बाहर निकल के कहीं से कॉल की थी। अगर उसी समय उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी होती कि साहब इस नंबर से
हमें ये कहा गया है कि 20 लाख रुपए दे दीजिए, आपका बेटा हमारे कब्जे में है। तो पुलिस कम से कम उस मोबाइल नंबर उनके बेटे का था, तो मोबाइल नंबर की करंट लोकेशन आजकल मोबाइल कंपनियां 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट में दे देती हैं। उसको टेक्निकली लास्ट डिटेच्ड कहते हैं या करंट लोकेशन कहते हैं। आप फ़ोन करिए, आप अगर नोडल अफसर हैं किसी एजेंसी के, जिला पुलिस के, तो आपको वो कंपनी फ़ौरन बता देगी। तो अगर ये बात पता लग गई होती कि साहब वो पटना से तो चला, कल तक तो पटना में था या दोपहर तक तो पटना में था और फला जगह उसकी लोकेशन है, तो उससे दिशा का ज्ञान हो जाता, पुलिस हाथ पैर मारती। उसके बाद की 20 कॉल जो निगोशिएशन में हुई है, कम से कम उससे कुछ अंदाज़ा पुलिस लगा देती। देखिए, लास्ट डिटैच या लास्ट करंट लोकेशन ये तो 5-7 मिनट में मिल जाती है। सीडीआर आने में थोड़ा समय लगता है, कहीं कहीं 5-6 घंटा और कहीं कहीं 12-14 घंटे भी, कोई कंपनीज 12-14 घंटे भी लगाती हैं। तो इतना तो हो ही सकता है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि पिता ने अगर पुलिस को बताया होता तो अली की जान बच जाती, क्योंकि मार ये तब भी देते, वो पहचानता था। पर पुलिस घंटा 2 घंटा 4 घंटा जहाँ से पहली कॉल हुई और जब वो मारा गया, अब तो सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जो 4-5 घंटे लगे थे, पुलिस उसमें हाथ पैर तो मारती, डायरेक्शन तो पता लग जाता, आसपास के इलाके का तो पता लग जाता। जहाँ पर वो जहाँ से कॉल की गई है, पुलिस वहाँ पहुँच के पता करती कि किस ढाबे से या कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन है, टावर की लोकेशन का सेल 1 है कि सेल 2 है कि सेल 3 है। अगर सेल 1 से आया है तो सड़क के उस पार से कहीं किया गया है, सेल 3 आया है और बीच में टावर है तो दूसरी सड़क के उस पार से किया गया है। ये तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ये निकलते हैं जो एनालिसिस के सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन हाथ पैर तो पुलिस मारती ज़रूर, नंबर पता लगता, लास्ट लोकेशन देखती, लास्ट डिटेल्स देखती, फिजिकल वेरिफिकेशन कराती। ठीक है, थोड़ा समय लगता, लेकिन कुछ न कुछ तो करती। 5 दिन आप निगोशिएट करते रहे और अंतिम 3 दिनों में जब आपने ज़िद की कि मेरी बच्चे से बात कराइए, असगर से बात कराइए, और आपको भी शंका हो गई कि इन लोगों के पास बच्चा नहीं है, हो सकता है ये दूसरा गैंग हो, तब आप पुलिस में गए। अगर आपने पहले बता दिया होता, मान लिया उनको उसी दिन मारना था, उन्होंने तय कर लिया था, और अगर आपने पहले बता दिया होता तो वो जल्दी मिलते अपराधी। दूसरा, बच्चे की अंत्येष्टि न होती, कम से कम उसकी लाश मिल जाती। तीसरा, जो आपने पैसा दिया था वो भी बच जाता, हालांकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 5 दिन तक पुलिस को न बताना, ये गलती उनके पिता के पार्ट पर ज़रूर हुई थी। इसलिए मेरा यही कहना है कि ऐसे, वैसे तो देखिए इस तरह के अपराध हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग जो लगातार पिछले 700-800 एपिसोड सुन रहे हैं, 50 किडनैपिंग की घटनाएं मैंने अच्छी तरह से डिटेल बताई हैं। तो ऐसा बहुत कम चांसेस हैं कि वो लोग जो अच्छी तरह से सुन के और पूरी प्रोसेस को जानते हैं उनके साथ नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपके जानने वालों में या कहीं पर इस तरह की कोई घटना होती है तो जितनी जल्दी हो सके पुलिस को ज़रूर बताइए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है और प्रोसीड ज़रूर करेगी पुलिस, 100% करेगी, बाकी आपका भाग्य है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।